नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। उसने भारत को सबसे ज्यादा जख्म दिए। ये वही है जो 26/11 के हमले का गुनहगार है। उसी जालिम को उसी के घर में मारने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। प्लान इतना सटीक था कि उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मगर ऐन वक्त पर कोरोना आ गया और कोरोना से हुई एक मौत ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जी हां, टारगेट था भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। हम आपको बताने जा रहे हैं उसी नाकाम ऑपरेशन की पूरी कहानी। ऑपरेशन हाफिज सईद, इस ऑपरेशन की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि 23 जून 2021 को लाहौर के जौहर टाउन में लश्कर चीफ हाफिज सईद के घर पर हमला हुआ था। कैसे हुई थी इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग और कैसे दुनिया को मौत देने वाले कोरोना ने हाफिज सईद को नई जिंदगी दे दी, क्या है ये पूरा ऑपरेशन, जानते हैं अपने सहयोगी लोकेंद्र सिंह से। जी कनिका, इस हमले के बाद पाकिस्तानी अथॉरिटी ने इल्जाम लगाया था कि हाफिज सईद को मारने की साजिश के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ था। पाकिस्तान ने इस हमले के पीछे बबलू श्रीवास्तव का हाथ होने की बात कही थी। हालांकि भारत ने इस आरोप को सरासर गलत बताया। सईद को जेल भेज दिया गया था। कुछ वक्त बिताने के बाद खबर आई कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश भर थी। असली खबर ये थी कि हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन में अपने घर में ही मौजूद था। साल 2020 दुबई, वहाँ एक मीटिंग होती है। मीटिंग का मकसद था हाफिज सईद को ठिकाने लगाना, वो भी उसी के घर में, यानी लाहौर के जौहर टाउन में। पर काम मुश्किल था। जौहर टाउन में जिस जगह हाफिज सईद का घर है, वहाँ तक किसी बाहरी शख्स का पहुँचना लगभग नामुमकिन था। अब यहीं से इस मुश्किल को आसान करने के लिए प्लान की शुरुआत होती है। सबसे पहले दुबई की जेलों में बंद ऐसे पाकिस्तानियों की खोज शुरू होती है जो हल्के फुल्के जुर्म के मामलों में जेल में बंद है, जिनका पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तलाश खत्म होती है नावेद नाम के एक पाकिस्तानी पर। ऑपरेशन में शामिल टीम में से एक शख्स जेल में नावेद से मिलता है। ये शख्स खुद को पाकिस्तानी बताता है। कुछ मुलाकातों के बाद वो नावेद को जेल से छुड़ा लेता है। अब नावेद उस शख्स के एहसान तले दब जाता है। इसके बाद मौका देखते ही वो शख्स नावेद से कहता है कि तुम पाकिस्तान लौट जाओ और अपना बिजनेस शुरू करो, पार्टनरशिप। नावेद ऑफर कबूल कर लेता है और पाकिस्तान पहुंच जाता है। डील के हिसाब से बिजनेस में नावेद की हिस्सेदारी 25% और ऑपरेशन सईद में शामिल उस शख्स की हिस्सेदारी 75% थी। नावेद अब लाहौर पहुंच चुका था। उसे कहा जाता है कि वो बिजनेस के लिए सबसे पहले लाहौर में एक घर और दफ्तर किराए पर ले, पर यह शर्त थी कि ये घर और दफ्तर जौहर टाउन में ही होना चाहिए। नावेद इस ऑपरेशन से अब तक बेखबर था। थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जौहर टाउन में ही उसे किराए पर एक घर मिल जाता है, मकान नंबर 123। हाफिज सईद के घर से ठीक 7 घर छोड़कर हाफिज सईद के घर का नंबर है E116। घर के बाद जौहर टाउन में ही नावेद एक दफ्तर भी किराए पर ले लेता है। ये सब होने के बाद अब उससे कहा जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन का एक बिजनेस शुरू करे। वो बिजनेस शुरू भी कर देता है। नावेद को साफ हिदायत दी गई थी कि इस बिजनेस और हिसाब किताब को देखने के लिए बीच बीच में कुछ लोग उसके घर और दफ्तर आएंगे, कुछ दिन ठहरेंगे। नावेद ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। घर लेने के बाद नावेद ने बाकायदा जौहर टाउन के लोकेशन का वीडियो भी भेजा, जिसमें तफसील से हाफिज सईद के घर तक पहुंचने और निकलने के रास्तों का भी जिक्र किया गया था। नावेद का बिजनेस शुरू हो चुका था। एक बार तो उसे हाफिज सईद के घर का ही काम मिल गया, मगर वो अब भी ऑपरेशन से पूरी तरह से अनजान था। इस दौरान उसी इलाके की एक 6 मंजिला इमारत के रेनोवेशन का काम भी उसे मिल गया। ये इमारत पूरी तरह से खाली थी और तैयार होने में वक्त था। प्लान के दूसरे हिस्से को अंजाम देने के लिए एक बेहतरीन जगह। शर्त के मुताबिक कुछ लोग हिसाब किताब के नाम पर अक्सर नावेद के पास आते थे, पर नावेद को उनकी असलियत नहीं मालूम थी। इसी दौरान एक रोज नावेद को एक टोयोटा कार खरीदने को कहा गया। नावेद ने कार खरीद ली। अब वो उसी कार से जौहर टाउन के चक्कर काटा करता। जौहर टाउन के अंदर ही हाफिज सईद का घर भी है, उसका मदरसा भी है, दफ्तर भी है और वो तौहीद मस्जिद भी है जहाँ नमाज पढ़ने हाफिज सईद जाता है। जौहर टाउन के अंदर भी बहुत सारे लोगों के घर है, लेकिन हाफिज सईद की वजह से यहाँ सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती है। कॉलोनी आने जाने के कुल 4 रास्ते हैं, लेकिन 3 रास्ते ज़्यादातर बंद होते हैं। कॉलोनी के लोगों के लिए एक ही रास्ता खुला होता है। हर रास्ते पर बैरिकेड और पुलिस का पहरा होता है। नावेद के घर आने जाने वाले ऑपरेशन में शामिल लोगों ने पूरे इलाके का मुआयना कर बाकायदा इसका नक्शा खींचा। लोकेंद्र, घर मिल गया था, दफ्तर भी मिल गया था, कार भी खरीदी गई थी, यानी हाफिज को निपटाने का पूरा प्लान बन गया था, या फिर इसमें और भी पेच थे? जी कनिका, इसके बाद ये होता है कि एक रोज नावेद से बोला जाता है कि वो एक और टोयोटा कार खरीदे।
वो उसी रंग की हो जो पहले उसने टोयोटा कार खरीदी जो उसके पास थी। इसके अलावा जो दूसरी कार थी वो आ चुकी थी, दोनों का रंग एक जैसा था, दोनों का इंटीरियर एक जैसा था, सीट कवर एक जैसे थे, यहाँ तक कि जो गुड़िया टंगी होती है कार के अंदर वो भी एक जैसे थी। यहाँ तक कि जिस जगह पहली कार में डेंट था ठीक उसी जगह दूसरी कार में भी डेंट लगाया गया। ये सब इसलिए किया गया था ताकि ये कार जब जौहर टाउन में निकले तो कोई ही फर्क न कर पाए कि दोनों कार एक दूसरे से अलग हैं। अब ये दोनों कार उसी 6 मंजिला इमारत में पार्क होती थी। एक कार रोजाना नवेद इस्तेमाल करता था, उसी कार से वो जौहर टाउन के चक्कर काटता था। सुरक्षा गार्ड और पुलिस नवेद और उसकी कार को पहचान चुके थे, इसलिए अब वो आसानी से आ जा सकता था बिना सुरक्षा गार्ड के रोके टोके, और यही प्लान का हिस्सा था। हाफिज सईद को कार बम से उड़ाने की तैयारी, खाली इमारत में खड़ी दूसरी कार को अब कार बम बनाने की तैयारी की जाती है। उस कार में करीब 300 किलो बारूद भरा जाता है। प्लान यह था कि इस कार को सीधे हाफिज सईद के घर के दरवाजे से टकरा दिया जाएगा। जाहिर है ये एक सुसाइड मिशन था, यानी कार चलाने वाले को मरना ही मरना था, उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मगर सवाल ये था कि ऐसा आत्मघाती हमलावर कहाँ मिलेगा, तो तैयारी इसकी भी हो चुकी थी। ऑपरेशन में शामिल एक टीम ने अफगानिस्तान के एक कैंप से संपर्क साधा। ये वो कैंप था जहां जिहाद के नाम पर सुसाइड बॉम्बर तैयार किए जाते थे। वहां से कोई भी ऐसे सुसाइड बॉम्बर को खरीद कर अपने साथ ले जा सकता है। वहां से एक सुसाइड बॉम्बर को खरीद कर लाहौर पहुंचा दिया गया और उसे जौहर टाउन में नवेद के घर में रखा गया। पर अब तक ना तो नवेद को कुछ पता था और ना ही सुसाइड बॉम्बर को। नवेद को प्लान बताने का जोखिम, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, मगर अब वक्त आ चुका था कि नवेद को असलियत बताए बगैर ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि कार बम का इस्तेमाल उसकी जानकारी के बिना मुमकिन नहीं था। पर दुश्वारी ये थी कि क्या नवेद पर भरोसा किया जाए, क्या वो हाफिज सईद को मारने के इस ऑपरेशन में शामिल होगा या फिर पाकिस्तानी अथॉरिटी को सब कुछ बता देगा। मामला रिस्की था लेकिन जोखिम लेना जरूरी था। एक रोज हैंडलर उससे पूछता है कि तुम 26/11 के बारे में जानते हो। 26/11 यानी मुंबई पर हुआ आतंकी हमला जिसके पीछे हाफिज सईद का हाथ था। नवेद ने हाँ में जवाब दिया। तब हैंडलर उससे कहता है कि क्या तुम्हें यह भी पता है कि उस हमले में एक इजरायली फैमिली मारी गई थी। नवेद को ये जानकारी भी थी। तब हैंडलर नावेद से कहता है कि एक इजरायली बिजनेसमैन हमले में मारे गए इजरायली परिवार का बदला लेने के लिए हाफिज सईद को मारने के एवज में करोड़ों रुपए देने को तैयार है। पहले तो नवेद घबराया, लेकिन फिर डील 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में तय हो गई, इस शर्त के साथ कि नावेद और उसके परिवार को तुर्की शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑपरेशन अब अपने आखिरी स्टेज पर था, पर तभी कोरोना ने दस्तक दे दी। पूरी दुनिया पर असर डालने वाला ये कोरोना इस ऑपरेशन पर भी ऐसा असर डालेगा किसी ने सोचा नहीं था। नवेद को हैंडल करने वाला उसका हैंडलर ईद पर एक दिन के लिए अपने घर जाना चाहता था। 2021 में 13 मई को ईद थी। ईद मनाने के बाद 14 मई को उसे वापस दुबई लौट के आना था, लेकिन ऐन ईद के रोज़ ही उसे बुखार आ गया। जांच हुई तो पता चला कि उसे कोरोना है। उसे अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अब हैंडलर की मौत से पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ गया। बताइए लोकेंद्र, हैंडलर की मौत हो गई, अब आगे के ऑपरेशन को कैसे किया गया, किसने हैंडलर की जगह ली और क्या इस पूरे ऑपरेशन में उसी सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया जिसे अफगानिस्तान से लाया गया था? जी बिल्कुल, क्योंकि नावेद से लगातार यही हैंडलर बात कर रहा था। 10 करोड़ की डील भी इसी ने की थी। अब मसला ये था कि नावेद से बात कौन करे। नावेद से बात करने में भी 2 और बड़े मसले थे। पहला ये 300 किलो बारूद से भरी कार ज़्यादा दिन तक उस खाली इमारत में खड़ी नहीं रखी जा सकती थी। दूसरी ये कि जिस ह्यूमन बॉम्ब को अफगानिस्तान से लाया गया था उसे ज़्यादा दिन तक एक कमरे में रोके रखना भी खतरे से खाली नहीं था। उस पर हर वक्त नज़र रखी जाती थी। इस बात का ख्याल रखा जाता था कि उसके आसपास कोई टीवी ना हो, मनोरंजन का कोई दूसरा साधन ना हो, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, जज्बात की कोई तस्वीर या कहानी ना हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो उसका ध्यान भटक सकता था। हैंडलर की मौत के बाद आखिरकार एक दूसरे शख्स ने खुद को उस हैंडलर का बॉस बताते हुए नावेद को फ़ोन मिलाया, उसे कोरोना से हुई मौत की जानकारी दी और कहा कि अब आगे की सारी बातें वही करेगा। मगर नावेद को शायद कुछ शक हो गया था। वो इस अनजान आदमी से ऐसी कोई रिस्की डील नहीं करना चाहता था जो सीधे हाफिज सईद की मौत से जुड़ी हो। अब नावेद टाल मटोल करने लग गया। इस पर हैंडलर ने उसे धमकाया कि अगर उसने अपना काम नहीं किया तो जौहर टाउन के उसके भेजे सारे वीडियो, नक्शे और बातचीत के दूसरे सबूत ISI को सौंप दिए जाएंगे। नावेद अब घबरा गया। उसका एक रिश्तेदार पुलिस में था, उसने जाकर सारी बात उसे बता दी। वो पुलिस वाला नावेद को लेकर हाफिज सईद के पास गया।
नावेद ने हाफिज सईद को बताया कि उस पर हमला होने वाला है, मगर हाफिज सईद ने इसे मजाक समझा। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जिस किले जैसी कॉलोनी में वो रहता है वहाँ कोई घुसकर उस पर भी हमला कर सकता है। उसने नावेद को कॉलोनी छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया, लेकिन हाफिज सईद को ये नहीं मालूम था कि किस तरीके की प्लानिंग की गई है, किस तरीके से 2 टोयोटा कार खरीदी गई हैं, जिसमें से एक टोयोटा कार जो है उसमें बारूद भरा हुआ है, जबकि एक टोयोटा कार का इस्तेमाल नावेद करता था और दोनों टोयोटा कार हूबहू एक जैसी थी। यानी किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से पूरी कार को तैयार किया गया था और किस तरीके से हाफिज सईद को घर समेत उड़ाना था। इसके बाद क्या हुआ कि धमकी के बाद से नावेद ने अब फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। इससे ऑपरेशन में शामिल लोगों को शक हो गया कि उसने सारा राज पाकिस्तानी अथॉरिटी के सामने उगल दिया है। अब दिक्कत ये थी कि 300 किलो बारूद से भरी कार उसी जौहर टाउन की एक इमारत में खड़ी है। किसी ने कार का दरवाज़ा खोल लिया तो बारूद की बू से पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। 300 किलो के भार से अब कार भी 30-35 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा तेज नहीं चल पा रही थी। कार से बारूद को वापस निकालना और भी जोखिम भरा काम था। इससे धमाका हो सकता था। सड़क पर निकालकर कहीं दूर धमाका करने में जोखिम ये था कि अगर रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। फिर ऐसे में क्या किया जाए? ऑपरेशन को पूरा करने का फैसला किया गया। जो भी ऑपरेशन को आगे बढ़ाना तय किया गया। मगर अब नई दिक्कत ये आ गई कि नावेद के खुलासे के बाद हाफिज सईद के घर के इर्द गिर्द सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। अब उस गेट से हाफिज सईद के घर के सामने से भी गुजरना नामुमकिन हो गया था। इसके बाद 23 जून 2021 की तारीख और सुबह 11 बजे का वक्त धमाके के लिए चुना गया। ये वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि उस वक्त सड़क पर अमूमन सन्नाटा होता है और ठीक ऐसा ही हुआ। बारूद से भरी कार जाकर गेट से टकरा गई। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हुई जबकि 24 लोग घायल हो गए। हाफिज सईद के घर के शीशे तक टूट गए मगर हाफिज सईद बच गया। जांच के दौरान सबसे पहले पाकिस्तान पुलिस ने पीटर पॉल डेविड नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसका कार का कारोबार है, टोयोटा कार उसी से खरीदी गई थी। पीटर दरअसल इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान के मुख्य हैंडलर और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के समूल हक का आदमी था। पीटर के बाद समीउल हक, सज्जाद शाह और जिया उल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इन चारों को फांसी की सजा दी, जबकि नावेद पर फैसला आना अभी बाकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ इस तरह से पूरी दुनिया में तबाही फैलाने वाले कोरोना ने भारत के दुश्मन नंबर 1 की जान बचा ली। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से होता तो अब तक हाफिज सईद जहन्नुम पहुंच चुका होता। हमारी इस खास खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार।